हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं अपभ्रंश, अवहट व पुरानी हिंदी का क्या अंतर संबंध है, ये मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है हिंदी भाषा का विकास। तो आप हिंदी साहित्य की जो भी परीक्षाएं देने वाले हैं, जो भी अग्रिम परीक्षाएं होने वाली है, उसमें हिंदी भाषा का विकास एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जो है ज़रूर पूछा जाएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में बताया था। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का क्या संबंध है। तो देखिए, यहाँ पे अंतर की बात नहीं हो रही कि यहाँ मैं तीनों चीज़ों में अंतर कर रही हूँ, लेकिन इनके बीच अंतर संबंध क्या है, समानताएं क्या है, क्या इनमें संबंध है, एक दूसरे से ये किस प्रकार से संबंधित है, तो हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आगामी हिंदी साहित्य की परीक्षाओं की बात करें तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो गई, यूपीएचएससी की हो गई, या फिर यूपीटीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो गई, ईएमआरएस की हो गई, तो हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है, सब में आपका टॉपिक हिंदी भाषा का विकास जो है दिया गया है। ठीक है, तो आज हम इनके संबंधों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए एक टेबल फॉर्म में जो है बना दिया है, ताकि आप सब इसको प्रॉपर तरीके से आसानी से इनके बीच जो अंतः संबंध है वो आप समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके समय सीमा की। तो अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का समय क्या है। तो अपभ्रंश की जो समय सीमा है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। वहीं पे अवहट की बात की जाए तो इसकी समय सीमा है 900 से 1000 ईस्वी तक, और पुरानी हिंदी की जो समय सीमा है वो है 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच। अब यहाँ पे एक और चीज़ महत्वपूर्ण जो है, देखिए, अपभ्रंश क्या है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा को आधुनिक आर्य भाषा से जोड़ती है। तो अपभ्रंश जब कब आई थी, जो मध्यकालीन आर्य भाषा को, यानी जब जो मध्यकालीन आर्य भाषा जब समाप्ति के उस पे था, तो मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आपने पढ़ा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और अपभ्रंश फिर उसके बाद जो है आधुनिक आर्य भाषा का जो समय है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अपभ्रंश जो है वो मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं को जोड़ने का काम करता है। तो इसको जो है याद रख लीजिएगा। कई बार जो है ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषा को आधुनिक आर्य भाषा से जोड़ने का काम कौन करता है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं अवहट की। तो अवहट क्या है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, तो इन दोनों को जोड़ने का काम या इन दोनों के बीच की कड़ी हम अवहट भाषा को बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश क्या हो गया, मध्यकालीन आर्य भाषा को आधुनिक आर्य भाषा से, और वहीं पे अवहट जो है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को जोड़ने का काम करती है। और पुरानी हिंदी क्या है, तो वो परवर्ती अपभ्रंश है, यानी अपभ्रंश का ही विकसित रूप जो है वो हमें पुरानी हिंदी के रूप में देखने को मिलता है। अब देखिए, इसको जो है इसके बीच समानता या संबंध जो है हमने किस प्रकार से देखना है या व्यक्त करना है। तो व्याकरणिक स्तर पर कभी भी जब हम उसमें समानताएं देखते हैं या फिर इनके बीच समानताएं समझनी हो कि इसमें क्या है संबंध, तो व्याकरणिक स्तर पर जो इनमें समानताएं पाई जाती है या क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच, वो हम देखेंगे। तो देखिए, पहले क्या था, ए और औ ध्वनियों का प्रयोग। तो ध्वनियों में क्या है, ए और औ का प्रयोग जो हमें देखने को मिलता है। अब बात अगर करें अपभ्रंश भाषा की, तो इसमें क्या है, शब्दों में ए और औ भाषा का अभाव था, तो ए और औ भाषा जो है इसमें नहीं पाई जाती थी। वहीं पे जब अवहट आई तो ए और औ का प्रयोग जो है इसमें होने लग गया, जैसे कि बैल, चौड़ा, ये इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं पुरानी हिंदी की। तो ए और ओ जो है अत्यधिक मात्रा में, यानी कि अत्यधिक जो है इसका प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इसका कुछ प्रयोग जो है शुरू हो गया था, और यहाँ पर पुरानी हिंदी में इसका अत्यधिक प्रयोग जो है होने लगे, जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं, पौधा, चौड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं री का प्रयोग। तो री का प्रयोग क्या था, री का जो प्रयोग था अपभ्रंश भाषा में वो अ, ई, उ, ए, तो इन रूपों में जो है
री शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि अगर बात करें गृह शब्द की, तो अपभ्रंश में इसको गेह बोला जाता था। कृष्ण, कर्ण। ऋतु, तो री जो है हम र की फॉर्म में यूज़ करते थे, तो इसको ऋतु या फिर उतु बोला जाता था। और यही प्रचलन आगे अवहट में भी और पुरानी हिंदी में भी चला। अब बात करते हैं ट वर्ग की प्रधानता। तो अपभ्रंश में या इन तीनों में ट वर्ग का क्या रोल था, तो ट वर्ग की इसमें प्रधानता थी। फिर वहीं पे जब अवहट आया तो इसमें ट वर्ग का जो है एक सीमित प्रयोग होने लग गया। और सेम में ही जो अब पुरानी हिंदी की बात करें तो इसमें भी ट वर्ग का सीमित प्रयोग होने लग गया। अक्षर जो शब्द हम पढ़ते हैं उसमें भी परिवर्तन आया। तो अपभ्रंश में हम इसको ख मतलब ऐसे पढ़ते थे, ख और आधा ख और ये पूरा ख, ख ऐसे। जैसे कि मतलब ये जो अक्षर वर्ण होता है ये इसमें भी हमें बदला हुआ रूप देखने को मिला। जो अपभ्रंश है उसमें डबल ख यानी आधा ख और पूरा ख। जैसे कि रुद्राक्ष, तो हम रुद्राक्ष बोलते हैं, लेकिन जो अपभ्रंश में है वो क्या था, इसका रूप रुद्राक्ष बोला जाता था और पक्ष को जो है पख बोला जाता था। और यही रूप अवहट में भी चलता रहा। लेकिन पुरानी हिंदी तक आते आते इसके रूपों में परिवर्तन देखने को मिला। क्ष जो है वो दो रूपों में परिवर्तन हो गया। तो एक तो इसका ख रूप वो पश्चिमी क्षेत्रों में रहा, वहीं पे अक्षर का छ रूप पूर्वी क्षेत्रों में रहा। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मण शब्द की बात करें तो लक्ष्मण को पश्चिमी क्षेत्र में लखन बोला जाएगा, वहीं पे पूर्वी क्षेत्र में इसको लक्ष्मण बोला जाएगा। तो इस प्रकार से क्ष वर्ण में परिवर्तन था। अब बात करते हैं ण का और न का आधार। तो इन दोनों को कैसे बोला जाता था। तो अपभ्रंश में न अण वर्ण जो है वो मिलता है, लेकिन न जो है वो नहीं मिलता था। यानी कि अगर हम बात करें खाना तो उस टाइम पे कैसे बोला जाता था, खाना। माँ का प्रयोग भी हमें मिलता था। तो न अण का प्रयोग मिलता था, न का प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता था। और सेम यही अब अवहट में भी रहा। लेकिन पुरानी हिंदी तक आते आते हमें इन दोनों रूप न और न दोनों रूप हमें देखने को मिले। पूर्वी क्षेत्र में जहाँ न का मिलता है, वहीं पे पश्चिमी क्षेत्र में हमें ण का वर्णन मिलता है। जैसे कि अगर बात की जाए खाना और खाना, यानी दोनों ही शब्द जो है उसमें प्रचलित थे। चलिए अब बात करते हैं व्यंजनों का प्रयोग किस प्रकार से था। तो व्यंजनों की बात करें तो देखिए ढ, ढ, ण, न और श, स, इन व्यंजनों का अभाव था। यहाँ जो व्यंजन दिए गए हैं इन व्यंजनों का अपभ्रंश में अभाव देखने को मिलता है। वहीं पे अवहट में ढ़ और ढ जो ये बिंदी वाला होता है इसका विकास देखने को मिला है। और वहीं पे आगे जो है इसका और विकसित रूप हमें पुरानी हिंदी में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षति पूरक द्वितीकरण की जो ये प्रकृति है इसमें क्या देखने को मिलता है। तो क्षति पूरक द्वितीकरण की जो प्रकृति है तो इसमें क्या था, संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वितीकरण की प्रकृति। यानी कि संयुक्त जहाँ पे दो वर्णों को, संयुक्त क्या हो गया, जहाँ पे हम दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं, वहाँ पे उस समय अपभ्रंश में दो द्वितीकरण की प्रवृत्ति जो है अपनाई जाती थी। यानी दो शब्द उसको लिखा जाता था। जैसे कि अगर बात करें चक्र तो उसको कैसे लिखा जाता था, चक। कर्म, कम। हस्त, हथ, ऐसे जो है शब्द लिखे जाते थे। अब वहीं पे अवहट में क्षति पूरक दीर्घीकरण का आरंभ होने लग गया। यानी जो अपभ्रंश तक यहाँ हम द्वितीकरण की प्रवृत्ति अपनाते थे, वहीं पे अवहट में ये दीर्घीकरण की प्रकृति जो है स्टार्ट हो गई। जैसे कि कम, जहाँ अपभ्रंश में इसको कम बोला जाता था, अवहट में इसको काम बोला जाने लग गया। धम को धाम, हथ को हाथ बोला जाने लग गया। और वहीं पे पुरानी हिंदी की बात करें तो इसमें क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण का जो है विकास देखने को मिलता है। यानी इन भाषाओं का और भी विस्तृत रूप हमें इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लिंग का प्रयोग की। तो अपभ्रंश में दो लिंगों का प्रयोग होता था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और नपुंसकलिंग, यानी अगर बात करें जब संस्कृत आदि की भाषाओं की बात करें तो पुराने समय में क्या है, तीन तरह के लिंगों का वर्णन मिलता है।
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये तीन आप पढ़ते थे। लेकिन अपभ्रंश में जो है दो लिंगों का वर्णन मिलता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसकलिंग का प्रयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है। और बात करें अब अवहट्ट की, तो इसमें भी दो लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही प्रयोग होता था, और नपुंसकलिंग जो है वो पूरे तरीके से समाप्त हो गया। अब पुरानी हिंदी की बात करें तो इसमें क्या है, दो लिंगों का प्रयोग जो है वो चलता था, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उसी प्रकार से चलते रहे। लेकिन नपुंसकलिंग तो अवहट्ट में ही समाप्त हो गया था, और उसके स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे। अब बात करते हैं वचन का प्रयोग। तो अवहट्ट में, अपभ्रंश में जो है दो वचन, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होने लग गया था, और सेम यही आगे अवहट्ट में भी दो वचन, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ, और पुरानी हिंदी में भी, यानी जो दो वचन थे वो हमारे आगे रिपीट होते रहे। लेकिन इसमें क्या है, अवहट्ट में संज्ञा बहुवचन के लिए नह, निहि शब्द का प्रयोग होता था, यानी कि जैसे अगर हाथ लिखते थे तो बहुवचन के लिए इसमें हाथन शब्द का प्रयोग जो है होता था। वहीं पे बात करें पुरानी हिंदी की, तो इसमें बहुवचन के लिए जो है नियम बनने लगे, जैसे कि अन तथा नह का प्रयोग, जैसे आपने यहाँ देखा वैसे ही इसके नियम बन गए, अन और नह का प्रयोग होने लगा। जैसे कि बेटा की बात करें तो बेटा शब्द पुल्लिंग में क्या है, बेटे। वहीं पे सखी शब्द, जो कि आपने पढ़ा कि अभी स्त्रीलिंग इकारांत होने लगे, तो सखी स्त्रीलिंग में वही शब्द क्या हो गया, सखिन। तो अन्न शब्द, नह शब्द का या फिर कहीं कहीं अन्न शब्द का प्रयोग जो है इस प्रकार से होने लग गया। तो पुल्लिंग में तो परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या हो गया, नह आ गया। अब बात करते हैं सर्वनाम के प्रयोग की। तो सर्वनाम का प्रयोग जो है होने लग गया, इसमें शुरू होने लग गया अपभ्रंश में, जैसे कि तुम्हें, महार, तुहार, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। अवहट्ट में भी सेम यही रहा, सर्वनाम का प्रयोग होना लग गया, लेकिन शब्दों में परिवर्तन आया, जैसे कि मेरा, मैं, तुम, वह आदि शब्दों का प्रयोग होने लग गया। इसी प्रकार से सर्वनाम के का जो है और ज़्यादा विकास पुरानी हिंदी में देखने को मिला, जैसे वे, कौन, तेरा, तुझको। तो इस प्रकार से शब्दों का जो है विकास हुआ। अब बात करते हैं विशेषण का प्रयोग की। तो इसमें क्या है, अपभ्रंश में संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग जो है देखने को मिलता है, यानी संख्यावाचक विशेषण जो है वो अपभ्रंश में आए, जैसे कि 10, 8। वहीं पे अवहट्ट में कृंतंतीय विशेषणों का विकास हुआ, जैसे कि उत, कित्ता, ऐसे शब्दों का विकास जो है अवहट्ट में हुआ। और पुरानी हिंदी तक आते आते जो ये कृंतंतीय विशेषण है उनकी वृद्धि हो गई, जैसे पीत, वसन, ऐसे शब्दों का विकास होने लग गया। अब बात करें शब्दकोश के आधार पर। तो शब्दकोश के आधार पर बात करें तो जो अपभ्रंश है उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, ये सारे शब्दों की जो है सर्वाधिकता बढ़ी। लेकिन अपभ्रंश में क्या है, तद्भव शब्दों की अधिकता जो है वो बढ़ गई। पुराने समय की बात करें, यानी इससे पहले अपभ्रंश से जो पहले का समय था, वहाँ पे तत्सम शब्द, यानी कि जो संस्कृत से शब्द आए थे, उन शब्दों की बहुलता थी। लेकिन अपभ्रंश आते आते क्या हो गया, तद्भव शब्द, तद्भव क्या होते हैं, जो बदला हुआ रूप हम कह सकते हैं, तत्सम का जो बदला हुआ रूप होता है वो तद्भव होता है। तो तद्भव शब्दों की जो है अधिकता हो गई अपभ्रंश में। सेम यही चीज़ अवहट्ट में भी रहा कि तद्भव की सबसे अधिकता रही। इसके अलावा देशज, वहाँ पे देखिए अपभ्रंश में, देखिए गौर करिएगा, अपभ्रंश में क्या था, सबसे पहले तद्भव शब्द आते थे, फिर तत्सम, फिर देशज, फिर विदेशज, और इसमें तत्सम जो है सर्वाधिक था। वहीं पे बात करें अवहट्ट की, तो इसमें तद्भव शब्दों की तो बहुलता थी, उसके बाद देशज और फिर विदेशज। तत्सम शब्दों का जो अनुपात है वो कम होता गया। यहाँ पे क्या था, सेकंड नंबर पे आ रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम होने लग गया। तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम का जो अनुपात है वो और कम हो गया। यानी पुरानी हिंदी के आते आते जो तत्सम शब्द है उसका अनुपात और ज़्यादा कम हो गया। बात करें सरलीकरण की, तो
जहाँ पहले भाषाएं क्या थी, संस्कृत चली आ रही थी, पाली, प्राकृत, वहाँ पे शब्दों को अपभ्रंश आते आते सरलीकरण हो गया, शब्द जो है वो आसान हो गए। यही आगे प्रोसेस जो है अवहट्ट में भी चला, शब्द जो है और ज़्यादा आसान हो गए। पुरानी हिंदी तक आते आते शब्द और ज़्यादा आसान हुए, यानी कि जो शब्दों का सरलीकरण है वो और ज़्यादा आसान होता चला गया। तो यहाँ पर ये सारी विशेषताएं थी। और अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का क्या अंतः संबंध था, वो आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें जो है किस प्रकार से बदली और क्या क्या चीज़ें जो है आपस में संबंधित है, क्या क्या संबंध है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।